मैं वो माँ हूँ जिसे ये नहीं पता कि जो बच्चे हुए हैं वो कहाँ है। मैं बस वो माँ हूँ जिसे ये नहीं पता कि जिन बच्चों को मैंने जन्म दिया है वो बच्चे मेरे हैं या नहीं, मेरे बच्चे कहाँ हैं। और ये जो दो मासूम बच्चे मेरे पास हैं, इनके माँ बाप कौन है। कि मेरी डिलीवरी हुई और 2 या 3 दिन बाद, शायद मुझे ध्यान से याद नहीं है, डीएनए की बात होती है। सिर्फ वो सुनना, डीएनए की बात सुनना। आई वॉज इन आईसीयू, मैं आईसीयू में एडमिट थी। देश की राजधानी दिल्ली से एक मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसने जो आदमी की संवेदना होती है उसको ही मरा साबित किया है। दरअसल दिल्ली के एक दंपत्ति ने आईवीएफ के जरिए संतान प्राप्ति का फैसला किया था, लेकिन जब डिलीवरी हुई और जब बच्चों का जन्म हुआ तो उसमें पता चला कि वो बच्चे उनके नहीं हैं। डीएनए जब जांच कराई गई तो इस बात का खुलासा हुआ। फिलहाल वो दंपत्ति पिछले 6 महीने से अपने असली संतान प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई मानसिक प्रताड़नाओं से ग्रसित हैं और झेल रहे हैं, और न्याय के लिए प्रशासन से लेके कोर्ट से लेके पुलिस तक की जो है वो ठोकरें खा रहे हैं। वो दोनों दंपत्ति दिल्ली के राहुल राठौर और मीनू राठौर हैं। दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं राहुल से बात करता हूं। राहुल जी, जरा ये बताएं कि ये जो पूरा मामला है वो क्या मामला है और कौन कौन लोग इसमें शामिल। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हमारा जो आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रहा था वो डॉक्टर रितु गर्ग से हम कंसल्ट कर रहे थे, मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में। दिसंबर 2024 में हमारा उनसे कंसल्टेशन हुआ था। उन्होंने हमें रेफ़र किया था, अपनी फ्रेंड डॉक्टर मनप्रीत कौर हैं जो कि यहाँ पर एससीआई हॉस्पिटल में काम करती है, एससीआई आईवीएफ हॉस्पिटल में, ग्रेटर कैलाश में जी, एम ब्लॉक मार्केट में है ये। तो उन्होंने हमें 9 जनवरी को यहाँ पर डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर हैं, उनसे मिलवाया था, और उन्होंने हमारे सारे टेस्ट वगैरह करवाए थे सेम डे। और नेक्स्ट डे उन्होंने बोला था कि ठीक है, आपकी एक लेप्रोस्कोपी होनी बाकी है, अगर वो हो जाएगी तो कंसीव होने में कोई इश्यू नहीं आएगा आप लोगों को। और हमारे सारे टेस्ट वगैरह उन्होंने बोला था कि ओके हैं, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद आप लगा के चलिए 13 फरवरी को मेरी वाइफ के 8 एग्स कलेक्ट किए गए हैं। मेरा सीमेन कलेक्ट दोबारा से कलेक्ट किया गया। और 14 मई 2025 को सर उन्होंने इम्प्लांट किए हैं, जिसमें से 5 एम्ब्रियोज बनी थी, 3 एम्ब्रियो उन्होंने इम्प्लांट की थी और 2 एम्ब्रियो आज भी उन्हीं के पास ही हैं। सर 8 महीने तक हमारा ट्रीटमेंट वहां पर चलता रहा। 8 महीने ट्रीटमेंट चलने के बाद आप लगा के चलिए डिलीवरी के लिए वापस रितु गर्ग के पास आए हम लोग, मैक्स हॉस्पिटल। हाँ जी, मैक्स हॉस्पिटल में हम लोग दोबारा से आए, और ये द्वारका जो मैक्स हॉस्पिटल है। उसके बाद सर जब बच्चों की डिलीवरी हुई तो छोटा बाबू जो है, छोटे बच्चे को देख के बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड का बेबी है। तो उस वजह से हमें इस पे डाउट होना शुरू हुआ। तो हमने उसके डीएनए टेस्ट करवाए बच्चों के, अपने साथ, मेरी वाइफ के साथ और मेरे साथ। और 14 जनवरी को हमें पता चला कि इन दोनों बच्चों का डीएनए ना मेरे से मिलता है ना मेरी वाइफ से मिलता है। डिलीवरी कब हुई आपकी? डिलीवरी हमारी 5 जनवरी को हुई थी, 5 जनवरी 2026 को। हाँ जी, इसी साल हुई। उसके बाद सर 17 तारीख को हम लोग कंप्लेन लेके डीसीपी साहब के पास गए वहां पर। सर उसके बाद 3 महीने लगे, 3 महीने तक मेरी एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई। मैं हर जगह गया। रिप्लाई में फर्स्ट टाइम हमने ये वर्ड जो सुना था जब हमने पुलिस कंप्लेन की, हॉस्पिटल लेके आए अपने लिए डिफेंस के लिए, कि हमने डबल डोनर लिया है, मतलब सीमेंट डोनर भी और एग डोनर भी। मतलब ये अपने आप में एक मजाक है। उसके बाद सर आप लगा के चलिए 31 मार्च 2026 को रात के 9 बजे मेरी एफआईआर हुई, 3 महीने, वो भी कोर्ट के इंटरवेंशन करने के बाद सर। और 1 अप्रैल 2026 को सर सुबह सर मेरी इस पे फिर से दोबारा से इन्वेस्टिगेशन पे रोक लगा दी गई। हमें आज तक नहीं पता हमारे बच्चे बदले कहाँ गए हैं। ये ट्रीटमेंट के दौरान एससीआई वालों ने बदल दिए हैं या मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर रितु गर्ग के अंडर चेंज हुए, ये कहाँ हुआ है। मैक्स ने जहां पर आप लगा के चलिए बिल्कुल प्रोफेशनल रवैया अपनाया था, उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने सारी चीजें राइटिंग में की, मेल पे उन्होंने मेरे से मेल लिया, खुद मेरे को मेल का रिप्लाई दिया, और जहां तक हमें इन्फॉर्मेशन है उन्होंने क्या नाम था अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवाए। लेकिन वहीं पर एससीआई ने हम पे उल्टा ब्लेम लगाया कि हमने डबल डोनर लिया है। जो रिवीजन पिटीशन डाली थी वो एससीआई की तरफ से डाली गई थी, और कोर्ट ने सर अपने ऑर्डर में क्लियरली लिखा है कि जो डॉक्यूमेंट रिवीजन पिटिशनर ने डाली है एससीआई आईवीएफ हॉस्पिटल ने, उनके जो सपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट दिए हैं वो फोर्ज्ड हैं, फैब्रिकेटेड हैं सर।
और उनके बाकी डॉक्यूमेंट्स भी क्लियरली लिखे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट उनके सीज होने चाहिए। मेरी प्रशासन से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज, ऑलरेडी ऑलमोस्ट 6 महीने बीत चुके हैं, ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं, प्लीज उनके डॉक्यूमेंट सीज करवाइए। वो बहुत पावरफुल लोग हैं, वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं, और अब तो क्राइम वो ऑलरेडी फॉर्जरी करके कमिट कर चुके हैं, वो क्रिमिनल्स लोग हैं। प्लीज आप इसको जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट सीज करवाइए ताकि वो अपनी इन्फ्लुएंस का यूज करके उनको गलत प्रूव ना कर पाए। अच्छा, इस मामले में एफआईआर अगर दर्ज हुई है? सर एफआईआर 31 मार्च 2026 को की गई सर, और 1 अप्रैल को सर उसको वापस स्टे दे दिया गया। फिर 2 महीने कोर्ट में लड़ने के बाद 5 जून को सर आप लगा के चलिए हमें हमारे फेवर में ये आया, कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया जाए। आज भी सर जो मेन जो डॉक्यूमेंट उन्होंने फॉर्ज किए हैं वो उन्होंने ना तो पुलिस स्टेशन में दिए हैं ना एआरटी डिपार्टमेंट में दिए हैं सर। उन्होंने एक कंसेंट फॉर्म सामने रखा है सर। कंसेंट फॉर्म एज पर एआरटी लॉ ये क्लियरली मेंशन है कि जो कंसेंट फॉर्म आप लेंगे वो या तो आप लगा के चलिए जो आपका 10 रुपए का जो एफिडेविट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है जी सर। जो कंसेंट फॉर्म इन्होंने दिया है सर, ठीक है जी, वो नोटराइज तक नहीं है सर। एआरटी लॉ के हिसाब से वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। उस पे साइन वो एफएसएल में रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज उन्होंने दिखाया है कि 14 मई 2025 को हमने ये परचेज किया है शाम के 4 बजे 3:59 पे। सर 14 मई 2025 को मेरी वाइफ उनके हॉस्पिटल में एडमिट थी। 1 बजे मेरी वाइफ एडमिट हुई है। 3:27 पे उनको सर एनेस्थीसिया लगा है। 3:28 पे उनका ऑपरेशन शुरू हो चुका है। तो क्या सर उन्होंने बीच में पेशेंट को वापस जगाया एनेस्थीसिया के होश से और फिर साइन करवाए हैं उनसे? सर ये इस लेवल की फॉर्जरी कर रहे हैं, यहां से साफ है। प्लीज, एआरटी डिपार्टमेंट के पास पूरी पावर थी, उनको पता है कि हमारे सामने जो डॉक्यूमेंट रखे हैं वो फॉर्ज्ड हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा उन लोगों के खिलाफ। उनको फ्री टाइम दिया जा रहा है कि वो जितनी फॉर्जरी कर लें वो कर सके। अच्छा, इस मामले में आप लोग कहाँ गए और कहाँ पे अभी क्या स्टेटस है? सर ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर हमने जाके हाथ नहीं जोड़े सर। सर सबसे हेल्थ मिनिस्ट्री में गए हैं, सबसे पहले पुलिस में हम लोग गए, पुलिस के बाद सर हम कोर्ट गए हैं, उसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट गए हैं, एआरटी डिपार्टमेंट गए हैं, एनसीडब्ल्यू गए हैं सर। जब कोई रास्ता नहीं बचा ना सर, जब कोई रास्ता नहीं बचा तब जाके सर मीडिया में आना पड़ा है सर। तो स्वास्थ्य मंत्रालय इस मामले में क्या बोला? सर स्वास्थ्य मंत्रालय को जब हमने मेल किया था इस केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट भेजे थे सर, आई थिंक 1 या 2 दिन में ही उन्होंने एआरटी डिपार्टमेंट को इसकी स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए थे, और बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर आया था कि इसमें हर चीज की पॉसिबिलिटी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की पॉसिबिलिटी लग रही है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की पॉसिबिलिटी लग रही है, बहुत ग्रेव और हीनियस क्राइम की वो आ रही है। आप प्लीज इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। सर 16 मार्च को हमारी पहली मीटिंग होती है, हमें सुना भी नहीं जाता प्रॉपरली। उसके बाद मीटिंग खत्म कर दी जाती है, 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग जो हुई है सर वो कल हुई है। कल हमें उम्मीद थी कि कोर्ट के ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ है और फॉर्ज डॉक्यूमेंट है तो एआरटी उस पर संज्ञान लेगा, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। सर हम फिर सेम स्टोरी रिपीट हुई सर। हम वहां पर गए हैं, उनके वकील आए, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई बिना एविडेंस, कोई एविडेंस दिए बिना, कोई एविडेंस सबमिट नहीं करवाया। हमारे एविडेंस उनके टेबल पे है, डॉक्टर्स की रिकॉर्डिंग उनके टेबल पे रखी हुई है, डॉक्टर्स के उनके मैनेजर की रिकॉर्डिंग उनके टेबल पे रखी हुई है। एआरटी लॉ की वायलेशन की पूरी लिस्ट जो उन्होंने वायलेशन की है वो सामने रखी हुई है। सर बात तक नहीं की उस चीज पे, सिर्फ ये बोला गया कि ठीक है आप रिटर्न सबमिशन दे दीजिए, हम इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैंने बीच में उनसे रिक्वेस्ट की मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए कि सर ये एविडेंसेस आपके सामने हैं, आप देख के इनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो आगे से रिप्लाई आया कि ठीक है आप अपने उसमें प्रेयर्स में लिख दीजिए, विल सी टू इट। सर कब देखेंगे? जब ये सारे डॉक्यूमेंट चेंज कर चुके होंगे तब देखेंगे आप लोग। इतना कमजोर क्यों है आपका तंत्र? राहुल जी एक बात ये बताइए कि जब ये आप बता रहे हैं कि यहाँ गए और यहाँ ये अभी प्रोसीडिंग चल रही है, ये जो डोनर वाली बात है तो इसको भी लेकर आपने सबूत दिया कि आप लोगों ने कोई डोनर नहीं लिया था? सर डोनर के रिलेटेड सारे प्रूफ मैं दे के आया हूं सर। जो रिकॉर्डिंग्स है उनमें उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया, उनके मैनेजर ने उनकी फोन रिकॉर्डिंग, हाँ जी फोन रिकॉर्डिंग दी है सर मैंने, उनके मैनेजर ने क्लियरली एक्सेप्ट कर रखा है, उनकी क्या नाम था डॉक्टर ने एक्सेप्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज सर,
एआरटी के लॉ के हिसाब से जो कंसेंट फॉर्म होना चाहिए वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऑथ कमिश्नर के पास जाके रजिस्टर्ड होना चाहिए। सर वो रजिस्टर्ड छोड़िए सर, वो नोटराइज तक नहीं है, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। एआरटी उसको एज एविडेंस एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती, वो देखते ही पता लग रहा है कि इन्होंने गलत कर रखा है। तो राहुल जी, ये जो मैक्स हॉस्पिटल द्वारका है, ये इसका क्या अब तक जो है कॉपरेशन रहा है, और जो SCI IVF सेंटर है, इन दोनों लोगों ने आपसे कुछ बात की कुछ बोला? सर इन दोनों का जो एक्सपीरियंस, सर देखिए सबसे पहली चीज तो हमें आज तक नहीं पता हमारे बच्चे बदले कहां गए हैं। हमारे बच्चे ट्रीटमेंट के दौरान शिवानी सचदेव गौर ने बदले हैं या फिर मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर रितु गर्ग के अंडर बदले, हमें आज तक नहीं पता। लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूं कि अभी तक जो इन लोगों से जो हमारी बातचीत हुई है, इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। मैक्स हॉस्पिटल में जब हम लोग गए थे तो आप लगा के चलिए उनकी पूरी टीम हमसे मिली थी, उन्होंने अपनी संवेदना भी दिखाई, उन्होंने बहुत प्रोफेशनली हमारे साथ इस चीज के लिए बात की। उन्होंने बोला कि आप ये सारी चीज हमें मेल पे डाल दीजिए, वर्बली करने की जरूरत नहीं है, आप सारा मेल पे डाल दीजिए और हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और जहां तक आप जब भी पुलिस कंप्लेन होगी, कोर्ट कंप्लेन होगी, तो हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। जहां तक मुझे अभी पता चला है उन्होंने डॉक्यूमेंट भी जमा करवाए हैं वहां पर और इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन किया है। सर अगर IVF सेंटर की बात करें, सर धमकाया गया, हमें पैसे का ऑफर दिया गया, इलीगल सैरोगेसी का ऑफर किया गया, कोर्ट में हम पे उल्टा सीधा वो बयानबाजी की जा रही है, हमारे ऊपर फोर्स डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए। दोनों का ही एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। राहुल जी एक बात बताइए कि जब डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद आप लोगों ने DNA टेस्ट कराया होगा बच्चों से, आपने, आपकी पत्नी ने, वो तो गलत मतलब जो है मैच नहीं कर रहे, क्या बच्चों का भी DNA टेस्ट आप लोगों ने कराया? सर देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इतनी नॉलेज नहीं थी DNA टेस्ट की। DNA टेस्ट को नॉर्मली आदमी क्या समझता है, जब ये बात आई, ये पहले ही इतनी शॉकिंग, इतना ट्रॉमेटाइज थी, तो हमने जब टेस्ट करवाया था, हमने सिर्फ वाइफ और मेरे साथ करवाया था, जो क्योंकि पता नहीं था कि इतना बड़ा इशू है ये, ठीक है जी। उसके बाद जब बात पता चली, इन्होंने हमारे ऊपर ब्लेम लगाए, तो उसके बाद अभी एम्स में हमारे टेस्ट हुए हैं सर, पुलिस ने वो टेस्ट करवाए हैं ले जाके, तो उसमें इन दोनों बच्चे का सिबशिप टेस्ट भी हुआ है सर, जिसमें ये पता चलाया जाएगा कि ये दोनों बच्चे भी आपस में सिबलिंग हैं या नहीं है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अच्छा, तो अब ये जब सब कुछ हो रहा है तो आप लोगों के साथ भी कई मेंटल ट्रॉमा हो रहा होगा, दिक्कत आ रही, तो क्या क्या चीजें मतलब आप लोगों को झेलने को मिला है? और दूसरी चीज ये है कि अब जो प्रोसेस चल रहा है उससे कितनी उम्मीद है? सर देखिए अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसका मतलब सिर्फ एक है सर, कि आप लगा के चलिए इनको जितना लेट किया जा सकता है इस जो जस्टिस को, वो पूरा लेट करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर्स को फ्री, ना तो उनको अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है जी, फॉर्जरी उनकी क्लियर है, कोर्ट क्लियर कर चुका है, ना ही उनके खिलाफ ART एक्शन ले रहा है। क्या वो इतने पावरफुल लोग हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि एविडेंसेस टेबल पे रखे हैं सर, टेबल पे रखे होने के बाद भी उनके पास कोई कार्रवाई नहीं गई। इमोशनली की अगर मैं बात करूं सर, पूरी फैमिली टूट चुकी है सर, हमारी पूरी फैमिली बिखर चुकी है। मेरे फादर साहब चुप हो गए हैं, ना बात कर पा रहे ना कुछ, और उन्हें आज तक समझ नहीं आ रहा। मेरी वाइफ की याददाश्त जानी शुरू हो गई थी सर। जिस तरीके से मैंने मेरी फैमिली को रोते हुए, टूटते हुए, बिलखते हुए देखा है सर, सिर्फ मैं जान सकता हूं। पिछले 6 महीने से मैं कहीं आ जा नहीं सकता, मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ किस लिए, क्योंकि इन लोगों ने हमारे बच्चे बदल दिए हैं सर। राहुल की वाइफ मीनू भी हैं, अब सीधा हमसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम एक बहुत ही पेनफुल ये इंसिडेंट है आपके साथ मैम, ये क्या क्या आपको जानकारी हुई और आपके साथ मैम क्या क्या चीज़ें हुई? एज अ मदर, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मेरी कल भी बात हुई थी, मुझे लगता है कि हर एक माँ मुझसे कनेक्ट कर सकती है कि मदर बनने के बाद से लेके जो प्रोसीजर, जो पेन, जो प्यार, जो फीलिंग होती है, वो हर माँ की सेम है, मेरी भी सेम ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं वो माँ हूँ जिसे ये नहीं पता कि जो बच्चे हुए हैं वो कहाँ है। मैं बस वो माँ हूँ जिसे ये नहीं पता कि जिन बच्चों को मैंने जन्म दिया है वो बच्चे मेरे हैं या नहीं, मेरे बच्चे कहाँ हैं। और ये जो 2 मासूम बच्चे मेरे पास हैं, इनके माँ बाप कौन है पता नहीं। वो माँ शायद मेरी ही तरह अपने बच्चों को ढूंढ रही होगी, जिस दिन उन्हें पता लगेगा तो उन पे क्या बीतेगी, ये सोच के ही हम सांस नहीं ले पाते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। ये सोचना हमारे लिए ऐसे हो जाता है कि
शायद हम अगला पल ना देख पाए। बहुत मुश्किल है इस चीज के लिए सामने आना, रिक्वेस्ट करना, फाइट करना। ऐसी कोई जगह नहीं है जो हमने छोड़ी हो रिक्वेस्ट करने से। पहले दिन से, डिलीवरी के सिर्फ 20 दिन हुए थे जिस दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन गई हूँ, वहां रिक्वेस्ट कर कर आई हूँ, हर डिपार्टमेंट में गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ। हम दोनों सिर्फ उस दिन से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। सिर्फ एक बड़े परिवार की इच्छा, सिर्फ एक बड़े परिवार का सपना लेकर आईवीएफ करवाने गए थे, किसी और रीजन से नहीं। मीनू जी, एक चीज ये है कि जैसे आप अपने बच्चे को तलाश कर रही हैं, वैसे वो परिवार भी होगा, वो माता पिता भी होंगे जो अपने बच्चे को तलाश कर रहे हैं। तो ऐसे में जब ये चीजें हैं कि वो बच्चे आपके नहीं हैं, कहीं के किसी और के हैं, तो वो जो माँ बेटी का कनेक्शन होता है वो भी आप लोगों का नहीं हो पाया होगा। वो भी जो एक बच्चे को अपनी माँ की गोद चाहिए होती है, जो उसका जो स्नेह चाहिए होता है, वो भी नहीं हो पाया होगा। बहुत मुश्किल है। आप बस ये सोचिए कि मेरी डिलीवरी हुई और 2 या 3 दिन बाद, शायद मुझे ध्यान से याद नहीं है, डीएनए की बात होती है। सिर्फ वो सुनना, डीएनए की बात सुनना। आई वॉज इन आईसीयू, मैं आईसीयू में एडमिट थी। जिस दिन मेरा डिस्चार्ज होता है, मेरे बच्चे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, उन्हें जॉइंडिस हो जाता है। हमारी फैमिली सिर्फ एक हॉस्पिटल से वापस आता था, दूसरा हॉस्पिटल पहुंच जाता था, एक हॉस्पिटल से वापस आता था, दूसरा हॉस्पिटल पहुंच जाता था। वो नर्क देखा है हमने। वो पिछले 5 महीने जो हमने जिए हैं, वो सिर्फ मेरे परिवार को पता है, मेरे हस्बैंड को पता है कि उन्होंने हमें कैसे संभाला है। वो बच्चे जॉइंडिस हो जाता है, वो वहां चले जाते हैं। मैं इतने शॉक में थी, इतने शॉक में थी, पता नहीं मुझे, मैं कैसे कहूँ ये वर्ड, बट मेरा मिल्क तक नहीं प्रोड्यूस हुआ, मैं बच्चों को फीड तक नहीं करवा पाई। आई वॉज सो शॉक कि नहीं हो पाया वो सब कुछ। ये बच्चे बेचारे आज तक, ऊपर से इनको हम लोग दूध देकर, अभी तक मेरी फैमिली ने स्टार्टिंग में जो किया, उसके बाद से जैसे जैसे जो प्यार हम, जो कोशिश कर पा रहे हैं इन बच्चों के लिए, एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ फैमिली, हम वो सारा प्यार इन बच्चों को दे रहे हैं। बस वो शौक की वजह से एज अ मदर मैं उन बच्चों को फीड तक नहीं करवा पाई। मीनू जी, एक चीज ये है कि अब जब ये मामला सामने आ गया है, तो क्या और भी कोई लोग आपसे संपर्क किए जिन्होंने वहां से आईवीएफ की प्रक्रिया कराई हो, जिन्होंने आपको बताया हो? क्योंकि जब आपका मामला सामने आ गया तो जाहिर तौर पे लोगों को पता चला होगा। तो क्या और भी कुछ आप लोगों के संज्ञान में आया कि वहाँ पे ऐसे ही जो SCI है आईवीएफ, वहाँ पे इस प्रकार की गतिविधियां हो रही? पहले तो मैं कहूंगी कि थैंक यू सो मच, बिकॉज ऑफ मीडिया हमारी बात लोगों ने सुनी। और ये सच है कि हमें बहुत सारी कॉल्स आई हैं, एक ऐसा नहीं है कि एक आधी कॉल आई है, बहुत सारी कॉल्स मेरे हस्बैंड ने अटेंड की हैं, जिसमें कोई कॉल बांग्लादेश से आ रही है, फॉरेन कंट्रीज से कॉल आ रही है, आई थिंक कनाडा से भी कॉल आई है, तो इंडिया से, बॉम्बे से हमें कॉल आ रही हैं, ऐसे बहुत, ग्रेटर कैलाश से हमें कॉल आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें फोन कर रहे हैं। शायद क्या कह रहे हैं? देखिए, मुझे रीजन नहीं पता कैसे वो सामने, सबका अपना अपना फैमिली का कंसर्न होता है, सबकी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, सबके अपने रीजंस होते हैं सामने आने के और सामने ना आने के। तो मैं किसी भी परिवार या किसी भी कपल के लिए ये नहीं कहूंगी कि वो क्यों नहीं आए अभी तक या क्यों आएंगे, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। बट हाँ, हमें कॉल्स आ रही हैं। तो ये भी मीनू जी कह सकते हैं कि जिन जिन लोगों को, मतलब आपके केस को अगर देखें या आपके पास जो मामले सामने आ रहे हैं, तो जिन जिन लोगों का वहां से आईवीएफ हुआ है, सबके लिए मतलब चिंता की बात है, उन्हें भी जांच कराना चाहिए। मतलब मैं बस एक छोटी सी चीज कहूंगी प्लीज, क्योंकि मुझे लगता है कि, मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है हर इंसान का यही राय होगी कि भगवान के बाद अगर हम अपने आप को किसी को देते हैं तो वो डॉक्टर हैं, और उनको वही दर्जा दिया जाता है भगवान का। और मैं आज भी इसी बात पे बिलीव कर रही हूँ। अगर कल को भगवान ना करे कुछ भी होगा तो हम डॉक्टर के पास ही जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान गलत निकला तो सारे डॉक्टर गलत हैं, नहीं, या एक सेंटर ने कुछ कर दिया तो जितने सेंटर है वो सारे गलत हैं, नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, और ना ही ऐसा होगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक इंसान ने गलती की तो उसका ब्लेम सारी उन चीजों पे दिया जाए। बट हाँ, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि केयरफुल रहिए,
आप कहीं से अपना कुछ भी करवा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, उसको डबल ट्रिपल टाइम क्रॉस चेक कीजिए। अब ये बताइए कि अब मीनू जी, अब आप लोग क्या चाहते हैं? कि मामला तो चल ही रहा है, अब आप लोग क्या चाहते हैं कि वो जो अस्पताल है उस पर एक्शन तो हो, इसके अलावा आप लोगों का जो बच्चा है वो जल्द से जल्द मिले, और जो बच्चा आपके पास है वो अपने माता पिता के पास पहुंचे? आप क्या चाहते हैं? मैं बस एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ डे वन से कि प्लीज़, कोई डिमांड नहीं है, कोई एलिगेशंस नहीं है, सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन चाह रहे हैं हम लोग कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन कीजिए प्लीज़, पता लगाइए कि आखिरकार प्रॉब्लम है कहाँ। मैम, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, तो हमारे जो मतलब आप कहेंगे कि घर का मुखिया कह लीजिए, जो हमारी हेड है वो एक लेडी हैं, मैम रेखा गुप्ता मैम। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मैम, प्लीज हमारी बात को सुनिए, हमारी हेल्प कीजिए। अगर हम आपके पास नहीं आए तो हम कहाँ जाए मैम? हमने सब ट्राई कर लिया मैम, पिछले 5 महीने से हम सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, 5 महीने से सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे थे मैम। मजबूर होके हमें मीडिया की हेल्प लेनी पड़ी मैम कि कोई तो हमारी बात सुने मैम, प्लीज हमारी बात सुनिए प्लीज। देखिए, ये एक माँ का ये दर्द है कि वो अपने बच्चे को, वास्तविक बच्चे को पाने के लिए संघर्ष कर रही है, वो एक पीड़ा से गुजर रही है और वो न्याय चाहती है कि उसका बच्चा उसे मिल जाए। और इसीलिए ये दंपत्ति काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से गुहार लगा रहे हैं कि इनके साथ न्याय हो। जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है, जो मानवता को शर्मसार किया गया है, वो चीज़ें किसी दोबारा के साथ न हो और इनका बच्चा जो है सही सलामत वापस मिल जाए। अब सरकार को इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये जो दंपत्ति जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं उससे इनको कुछ राहत मिल सके। नई दिल्ली से अपने सहयोगी रुपेश के साथ पल्लव मिश्रा, NDTV इंडिया।